अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज में हमारी डिस्कशन जो लास्ट टाइम चल रही थी वो स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर थी और हमने काफ़ी सारे स्केजुलिंग एल्गोरिथम डिस्कस किए और एक एट द एंड जो है हमने मल्टी लेवल फीडबैक क्यू वाला एल्गोरिथम भी डिस्कस किया जो कि सारे एल्गोरिथम्स का हाइब्रिड और निस्बतन बेस्ट मॉडल था। तो स्केजुलिंग एल्गोरिथम का टॉपिक एंड हुआ। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि अहम भी है, डिफरेंट भी है और इस चीज़ का आइडिया होना भी बहुत ज़रूरी है। और टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट है वो है फ्रेगमेंटेशन एंड डीफ्रेगमेंटेशन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी फ्रेगमेंटेशन होता है बेसिकली ये, और मेमोरी एलोकेशन के दौरान कुछ इश्यूज आते हैं, वो आज डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ब्लॉक डायग्राम्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं। तो टॉपिक पे जाने से पहले जैसे हम 1-2 मिनट की कोई आयत डिस्कस करते हैं। तो सूरह अनफाल में आयत नंबर 20 है कुरान पाक में कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी ना करो जबकि तुम अल्लाह की आयत सुनते हो। तो जैसे हम अक्सर कुरान डिस्कस कर लेते हैं, कुरान की कोई आयत डिस्कस भी करते हैं और मुख्तलिफ सिचुएशन में हम कुरान पढ़ते हैं, सुनते हैं, घरों में, मसाजिद में। और लेकिन सुनने के बावजूद सम टाइम क्या होता है कि हम चीज़ों पे अमल नहीं कर रहे होते हैं या टाइम नहीं निकाल रहे होते हैं या इग्नोर कर रहे होते हैं। तो वो ऐसे ही है जैसे आप या हम कुरान की आयतें सुन रहे हो लेकिन उस पे अमल ना कर रहे हो या उसको प्रायोरिटी ना देना। एक किस्म का ऐसे जैसे हम सुन तो रहे हैं लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माने और जो जो कुरान पाक में लिखा है, जो अहादीस में, उसको फॉलो करना चाहिए, उससे रूगर्दानी नहीं करनी चाहिए। तो चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है जी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का जो एक लफ्ज़ी मीनिंग है वो है जी पार्टीशन, टुकड़े टुकड़े में अलग अलग हो जाना। फ्रेगमेंट एक टुकड़े को कहते हैं, पार्ट को कहते हैं, टुकड़ा, पार्ट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है जी? फ्रेगमेंटेशन इज अ फिनोमिनन इन विच स्टोरेज स्पेस इज यूज्ड इनएफिशिएंटली। हमारे पास स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है, मेमोरी अवेलेबल है, लेकिन हम उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे, इनएफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं और मेमोरी दरमियान में हमारी ज़ाया हो जाती है या कोई ना कोई उसमें इशू आता है। Fragmentation is a phenomenon in which storage space is used inefficiently, reducing capacity or performance, and often both. तो उस एलोकेशन में जो लॉसेस आते हैं, लाइक कैपेसिटी कम हो जाना या परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है, या समटाइम दोनों चीज़ें जो है इफ़ेक्ट कर रही होती है हमारी परफॉर्मेंस के लिहाज से, हमारी हमें मतलब इनएफिशिएंसी शो हो रही होती है या फिर कैपेसिटी के लिहाज से। अगेन मैं समरी का बता दूं कि फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें हमारी स्टोरेज का बेस्ट इस्तेमाल नहीं हो पा रहा होता, नुकसान आ रहा होता है। The exact consequences of fragmentation depend on the specific system of storage allocation in use and the particular form of fragmentation. तो मतलब एग्जैक्ट डिटेल जो है उसकी कैटेगरी वगैरह पे डिपेंड कर रही होती है कि हम स्टोरेज किस तरीके से कर रहे हैं, एलोकेशन कैसे कर रहे हैं और एलोकेशन में हमें क्या लॉस किस तरीके से फेस कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रही है। In many cases, fragmentation leads to storage space being wasted or unused. तो एलोकेशन में अगर हमारी प्रॉपर टेक्निक इस्तेमाल ना कर रहे हो तो हमारी मेमोरी जो है
अनयूज आ जाती है, फ्री स्पेस हो जाती है। इसकी अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, समटाइम हमारे पास हम स्पेस देख रहे होते हैं, हार्ड ड्राइव है या जो यूएसबी ड्राइव है या कोई भी हार्ड ड्राइव की कोई पार्टीशन है, उसमें हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है कि फ्री स्पेस इज़ अवेलेबल, सपोज कि 1 GB फ्री स्पेस अवेलेबल। लेकिन जब हम कोई मूवी 1 GB की कॉपी करते हैं और वहाँ पे उस ड्राइव, स्पेसिफिक ड्राइव में पेस्ट करने लगते हैं, तो हमारे पास जो है मैसेज आ रहा होता है, एरर मैसेज आ रहा होता है कि स्टोरेज इज़ फुल, नो स्पेस अवेलेबल टू पेस्ट योर कंसर्न डाटा या टू स्टोर योर डाटा। तो हम हैरान हो जाते हैं कि जब फ्री स्पेस लिखा हुआ है 1 GB हमारे पास अवेलेबल है, तो हत्ता कि हम 900 MB की भी कोई फाइल पेस्ट कर रहे हो तो वो एरर आ जाता है कि जी स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एक किस्म का हमारे पास फ्रेगमेंटेशन इश्यूज या मेमोरीज के कुछ इश्यूज होते हैं। दिखने में तो हमें मेमोरी पूरी नज़र आ रही होती है, ज़्यादा नज़र आ रही होती है, लेकिन जब हम अपना डाटा पेस्ट करने लगते हैं या डाटा वहाँ सेव करना चाहें, तो वो डाटा जो है सूटेबल नहीं होता हमारे डाटा को सेव करने के लिए। वो जो सॉरी स्पेस जो होती है वो सूटेबल नहीं होती। तो अगेन रीड करते हैं, इन मेनी केसेस fragmentation leads to storage space being wasted, and in that case the term also refers to wasted space itself। तो उसको हम कहेंगे जी वेस्टेज स्पेस है जी, डाटा क्योंकि स्टोर नहीं हो रहा। मैंने कंप्यूटर प्रोग्राम When a computer program requires blocks of memory from computer system। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो मैंने नोट्स बनाए होते हैं या जो मैंने स्लाइड बनाई होती हैं, ये मैं डिफरेंट बुक्स को स्टडी करके और गूगल से डिफरेंट वेबसाइट्स को स्टडी करके समराइज करके आसान वर्डिंग में आसान जो डाटा जो है आप लोगों के सामने लाता हूँ। तो आप कोशिश क्या करेंगे, खुद से भी गूगल किया करें और बुक्स वगैरह स्टडी किया करें, या फिर आप अपने नोट्स बनाया करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। When a computer program requests blocks of memory from computer system, the blocks are allocated in chunks। हमारे पास जो मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं या मेमोरी एलोकेट की जाती है, सपोज कि हमने अपना एक प्रोसेस है 1 MB का प्रोसेस है, उसको रैम के ऊपर लोड करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि रैम से जो हमें माइक्रो प्रोसेसर के ज़रिए से मेमोरी एलोकेट की जाती है या ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से जो मेमोरी एलोकेट की जाती है वो 1 MB के फॉर्मेट में मिले। वो हमारे पास क्या कहते हैं 1.5 MB भी मिल सकती है, या वो जो ब्लॉक होता है वो ज़्यादा MBs का भी हो सकता है या कुछ कम कम MBs के भी हो सकते हैं। काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, वो आगे फर्दर मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। फिलहाल इतना जहन में सोच लें कि हमारे पास मेमोरी जो है वो ब्लॉक्स की फॉर्मेट में जो एलोकेट होती है। When the computer program is finished with a chunk, it can free the chunk back to the system। जो ही हमारा प्रोसेस जो है हम कंप्लीट हो जाता है या कोई फाइल हम टास्क कंप्लीट करने के बाद डिलीट कर देते हैं, तो वो जो यूज स्पेस होती है वापस अनयूज हो जाती है। जो ही अनयूज होती है तो वो चंक जो है फ्री हो जाता है, मेमोरी चंक चंक या जो ब्लॉक होता है मेमोरी का वो फ्री हो जाता है, मेकिंग इट अवेलेबल टू लेटर टू बी लोकेटेड अगेन टू अनदर आर सेम प्रोग्राम। और वो फ्री स्पेस किसी और हम प्रोसेस को, किसी और प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को एलोकेट कर सकते हैं। The size and the amount of time a chunk is held by a program varies। तो वो डिपेंड करता है आपके एलोकेशन मैकेनिज्म पे, आपके प्रोग्राम सॉफ्टवेयर की साइज पे और उसकी यूटिलाइजेशन पे कि वो कितना, यानी कि उसको ब्लॉक दिया जाए, या ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक पे डिपेंड करता है कि वो मेमोरी को कितने ब्लॉक्स में किस किस तरीके से एलोकेशन कर रहा है। ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन
A computer program can request and free many chunks of computer. तो जब भी एक प्रोसेस रनिंग में होता है उस दौरान मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन, फ्री स्पेस का जनरेट होना और मेमोरी का बनना, जैसे रैम के हवाले से मैंने कई दफ़ा आपको बताया है टास्क मैनेजर में भी जाके कि मेमोरी एलोकेशन हो रही होती है और फिर डी एलोकेशन भी हो रही होती है। हम यहाँ से देख लेते हैं परफॉर्मेंस में, जैसे ये मेमोरी है कि मेमोरी स्पेसेस जो है एलोकेशन भी हो रही होती हैं, उसमें से प्रोसेसेस क्लोज होने के बाद मेमोरी कम ज़्यादा यहाँ पे हो रही होती है। तो डिपेंड करता है हमारे पास प्रोसेसेस कितने चल रहे हैं, इन प्रोसेसेस पे डिपेंड कर रहा है। तो मेमोरी का एलोकेट होना, डी एलोकेट होना, ये चलता रहता है। When a program is started, the free memory areas are long and contiguous. Over time and with use, the long contiguous adjacent type को contiguous कहा जाता है. Contiguous region become fragmented into smaller and smaller contiguous area. अब ये मैं ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको डिटेल समझाता हूँ. Eventually, it may become impossible for the program to obtain large contiguous chunks of memory. There are different. ये वैसे अगर इसके एक लफ्ज़ी लिहाज से मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँ तो वो ये है कि जो नई मेमोरी होती है उसमें डाटा एलोकेट करना और सीधा सीधा एक एक कह लें कि चंक एक एक जो है मेमोरी लोकेशन में आप एलोकेट करते जाते हैं, लेकिन जो ही मेमोरी फुल हो जाती है उसके बाद फिर डाटा डिलीट होता है और डिलीट होने के बाद जो स्टोरेज है नॉर्मली हार्ड डिस्क की डिस्कशन जो है फ्रेगमेंटेशन में की जाती है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट रैम के ऊपर भी होता है, मेमोरी के ऊपर भी होता है। तो खैर हार्ड डिस्क में क्या होता है कि आप ने पार्टीशन ऐसे ऐसे की, विंडो बिल्कुल नई नई की सपोज और हार्ड ड्राइव ड्राइव बिल्कुल खाली थी। उसके बाद डाटा स्टोर करते जाएं और उसके बाद डिलीट कर करके दोबारा डाटा स्टोर करना शुरू कर दें। तो उस दौरान क्या होता है कि दरमियान में कुछ मेमोरी स्लॉट्स ऐसी रह जाती हैं जो कि फिल नहीं हो पा रही होती। वो कैसे फिल नहीं हो पाती वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। There are three different but related forms of fragmentation: external fragmentation, internal fragmentation, and data fragmentation, which can be present in isolation or conjunction. Fragmentation is often accepted in return for improvements in speed or simplicity. तो फ्रेगमेंटेशन का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। आगे मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की कैटेगरी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ड्यू टू rules governing memory allocation, more computer memory is sometimes allocated than it's needed. For example, memory can only be provided to programs in chunks like divisible by 4, 8, or 16. And as a result, if a program requests perhaps 23 bytes, it will actually get a chunk of 32 bytes. क्योंकि हम मेमोरी एलोकेशन जो है मीन के 4, 8, 16 और 32 बाइट्स के लिहाज से ब्लॉक्स एलोकेट कर रहे थे। तो कोई अगर हमारा डाटा या प्रोसेस जो है वो 23 बाइट्स का है तो उसको 24 बाइट्स की बजाय 32 बाइट्स का जो ब्लॉक है, मेमोरी ब्लॉक है, वो एलोकेट किया जाता है। When this happens, the excess memory goes to waste. तो जो रिमेनिंग हमारे पास 9 बाइट्स होंगे, मीन के 23 और 32 का जो डिफरेंस है दरम्यान में जो 9 बाइट्स होंगे वो हमारे पास वेस्ट हो जाएगा। इन दिस सिनेरियो द यूजेबल मेमोरी इज कंटेन्ड विद इन एलोकेटेड रीजन। तो हमारे पास क्या है कि सपोज जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रही है कि ये यूज्ड एरिया हमारा 23 बाइट्स का है और फ्री स्पेस वाला एरिया जो है वो 9 बाइट्स का है। तो ये भी एक किस्म का आपके पास फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट दे रहा है। या फिर अगर आप
राइट साइड पे देखें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप सिंपली ये समझें कि एलोकेशन के दौरान यूज स्पेस हमने एलोकेट कर ली और टोटल जो एलोकेशन के लिए हमें ब्लॉक मिला हुआ था वो कुछ ज़्यादा था, तो उसमें जैसे ये अनयूज्ड एरिया रह गया, तो ये एक किस्म का 9 बाइट्स का एरिया अनयूज्ड रह गया। दिस अरेंजमेंट टर्म्स फिक्स्ड पार्टीशंस सफर्स फ्रॉम इनएफिशिएंट मेमोरी यूज। अच्छा, ये जो पार्टीशंस हैं या ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये अगर आप पार्टीशन फिक्स कर देते हैं, स्टैटिक पार्टीशन है, स्टैटिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी है, तो वहाँ पे अनयूज स्पेस बढ़ सकती है। एक और कॉन्सेप्ट है जी डायनामिक एलोकेशन, मीन के जितनी जितनी स्पेस हो या हमारा जो चंक है वो उतना ही बन जाए जितना हमें प्रोसेस का डाटा चाहिए हो, उतना चंक जो है वो बन जाए। तो वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, उसको मैनेज करना भी मुश्किल होता है। तो फिक्स मेमोरी एलोकेशन आसान है, लेकिन उसमें मेमोरी लॉसेस या इनएफिशिएंट मेमोरी यूज वो भी बढ़ जाती है। एनी प्रोसेस नो मैटर हाउ स्मॉल occupies एन इंटायर पार्टीशन। तो जितना भी प्रोसेस चाहे छोटा है, 23 MB का हो चाहे 24 MB का हो, ब्लॉक हमारे पास 32 MB का कंप्लीट यूज होगा, सॉरी MB का नहीं, बाइट्स का कंप्लीट यूज होगा। दिस वेस इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो हमारे पास जैसे ये डायग्राम में अगर आप इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊँ, तो ये है 32 बाइट का सपोज के पार्टीशन हमें मिली हुई है, और उसमें जो थोड़ी सी अनयूज एरिया रह गया वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गई। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। Unlike other types of fragmentation, internal fragmentation is difficult to reclaim. Usually, the best way to remove it is with a design change. Allocation का आइडिया चेंज करें या कोई और तरीका करें जिससे ये जो है रिमूव हो सकता है। फॉर एग्जांपल इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, memory pools drastically cut internal fragmentation by spreading the space overhead over a large number of ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने पहले कहा, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से यह मसला हल हो सकता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, अब कैटेगरी क्या है जी? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन arises when a free space, free memory is separated into small blocks and is interspersed by allocated memory. It is a weakness of certain storage algorithm when they fail to order memory used by the program efficiently. अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है जी? जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है ये बेसिकली एलोकेशन एल्गोरिथम जो होता है, मेमोरी एलोकेशन स्टोरेज एलोकेशन मैकेनिज्म होता है, उसके थोड़ा सा ऑर्डर में या मैकेनिज्म में थोड़ा सा भी चेंजेस की वजह से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाती है। वैसे कि सपोज के जैसे एक प्रोसेस है, उसको 3 चंक्स एलोकेट कर दिए जाए सपोज, तो उन 3 चंक्स के बाद दरमियान वाला कोई चंक जो है मेमोरी चंक, वो फ्री हो जाता है। वो प्रोसेस का मॉड्यूल या पार्ट, दरमियान वाला एक कोई मेमोरी ब्लॉक चंक फ्री हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम हमें जो मेमोरी एलोकेशन करनी है वो 2 चंक की करनी है, तो क्या होगा कि हम नेक्स्ट वाले 2 और चंक एलोकेट करेंगे जो उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। दरमियान वाला जो चंक होगा वो हमारा अनयूज्ड रह जाएगा। तो ये एक किस्म का जैसे मेमोरी सेगमेंट्स, आपको मैंने पहले एक दफ़ा आइडिया दिया था कि मेमोरी जो होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइड करके बनी हुई होती है। तो अगर आपके सेगमेंट्स के अंदर प्रॉपर मेमोरी एलोकेशन ना हो रही हो, या उन सेगमेंट्स के दरमियान दरमियान में थोड़ी थोड़ी स्पेसेस खाली रह जाए, तो नया प्रोसेस जो है एलोकेट करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि नया प्रोसेस, सपोज कि आपके पास 3 3 4 4 बाइट्स की मेमोरी लोकेशन दरमियान में
5-6 अवेलेबल है, मीन के टोटल हमारे पास 15-20 बाइट्स के ब्लॉक्स जो है फ्री स्पेस अवेलेबल है। लेकिन जो हमारा नया प्रोसेस है वो हमारा कोई 12 या 10 बाइट्स का हमें एक नया प्रोसेस है, उसको एलोकेट करना है 10 बाइट्स। लेकिन हमारे पास कलेक्टिवली एज ए होल 10 बाइट्स वाला सिंगल ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। तो उससे क्या होगा, आपको आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं कि सपोज क्या हम कोई सामान लेते हैं, परचेज करते हैं, और वो सामान 5 किलो का है, और हमारे पास जो शॉपिंग बैग हैं, शॉपर हैं, वो 2-2 किलो वाले 10 शॉपर, या हमारे पास चाहे 20 शॉपिंग बैग्स अवेलेबल हो, लेकिन हमारे लिए वो यूज़लेस हैं। हम उस 5 किलो की चीज़ को उन कह लें 2 किलो के स्पेस एरिया में नहीं डाल सकते। सपोज के वो 5 किलो की जो चीज़ है उसको ब्रेक भी नहीं करना। ये इसी तरह का एक सादा सी जो एग्जांपल मैंने दिया, यही जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिहाज से भी एक एग्जांपल हम यही सोच सकते हैं कि हमारे पास स्पेसिस अवेलेबल हैं, लेकिन स्पेसिस का जो साइज़ है वो थोड़ा थोड़ा है। टोटल स्पेसिस या पार्टीशन या होल्स ज़्यादा हैं, लेकिन एज ए होल जो हम एलोकेशन करना चाह रहे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर रहे। The result is that although free storage is available, it is effectively unusable because it is divided into pieces that are too small individually to satisfy the demands of the application of the process. The term external refers to the fact that unusable storage is outside the allocated region. जो allocated region है उसके outside हमारे पास unused space, free spaces ये पड़ी हुई है। लेकिन हम इसको कह लें कि हमारे पास एलोकेशन के लिए ये जगह फ्री स्पेस अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास प्रोसेस जो नेक्स्ट हमारा लोड होना है वो इस फ्री स्पेस के टोटल साइज से ज़्यादा है। लेकिन अगर दोनों फ्री स्पेसेस को इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर हम एक नया प्रोसेस उस पर लोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंसीडर a situation where in a program allocates 3 continuous blocks of memory and then frees the middle block. The memory allocator can use this free block of memory for future allocation. However, it cannot use this block if the memory to be allocated is larger in size than this free block. तो जब मैंने पहले एग्जांपल बताई कि दरमियान में कोई अगर स्पेस खाली अवेलेबल मिल जाती है तो नेक्स्ट प्रोसेस हम उसमें असाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट प्रोसेस हमारा लार्ज साइज का होगा तो फिर वो हमारे लिए अनयूजेबल रह जाएगी, वो दरमियान वाली फ्री स्लॉट। External fragmentation also occurs in file system as many files of different size are created, change size and are deleted. क्या होता है कि फाइल्स हम सेव करते हैं, चेंज करते हैं, डिलीट करते हैं, तो दरमियान में होल्स बनते रहते हैं। दिस इफेक्ट इज even worse if a file which is divided into many small pieces is deleted because this leaves similarly small region of free spaces. तो ये ओवरऑल एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में। द डिफरेंस बिटवीन द मेमोरी एलोकेटेड and the required memory is called internal fragmentation. The unused space formed between non-contiguous memory fragments are too small to serve a new process request. This is called external fragmentation. So internal fragmentation में it occurs when main memory is divided into fixed size block regardless of the size of process. जबकि external fragmentation कैसे बनती है? It occurs when memory is allocated to the processes dynamically based on the process request. It refers to the unused space in the partition which resides within an allocated region, hence the name. It refers to unused memory blocks that are too small to handle requests. Internal fragmentation can be eliminated by allocating memory to processes dynamically. इनके memory allocation dynamically करें तो मसला हल हो सकता है. External fragmentation can be eliminated by compaction
सेगमेंटेशन एंड पेजिंग। इसी को हम जो कंपैक्शन है उसको डीफ्रेगमेंटेशन भी कह सकते हैं। डाटा फ्रेगमेंटेशन जो नेक्स्ट कैटेगरी है, डाटा फ्रेगमेंटेशन occur when a collection of data in memory is broken up into many pieces. Sorry. Data fragmentation occurs when a collection of data in memory is broken up into many pieces that are not close together. It is typically the result of attempting to insert a large object into storage that has already suffered external fragmentation. अब आपको नेक्स्ट डीफ्रेगमेंटेशन का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ब्लॉक डायग्राम से आसानी से समझ आ जाएगा। डीफ्रेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन। जो हमारे पास फ्रेगमेंटेड डाटा है, सपोज के हमारे पास ये जो दरमियान में आपको जो लाइनिंग वाली जो एरिया नज़र आ रहा है, लाइनिंग वाले जो ब्लॉक्स हैं, ये एक किस्म के हमारे पास अनयूज्ड फ्री स्पेस हैं। बाकी सारे चंक यूज हुए पड़े हैं, लेकिन ये अनयूज है, ये भी अनयूज है, और ये थर्ड वन अनयूज है, और एंड पे एक और जो है चंक एरिया है जो कि अनयूज है, इस्तेमाल नहीं हो रहा। डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है? इज अ प्रोसेस दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन। It does this by physically organizing the contents of mass storage device used to store files into the smallest number of contiguous region। तो उसमें क्या होगा कि जी कंपैक्शन करेंगे हम, मेमोरी आफ्टर कंपैक्शन, कि ये जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको थोड़ा सा मूव करेंगे किसी और लोकेशन पे, डाटा उठा उठा के समझ लें कॉपी कर करके जो लेफ्ट साइड पे किसी और लोकेशन पे मूव कर देंगे, और जो फ्री स्पेसेस हैं उनको एंड पे टोटल जो है फ्री बना के एक बहुत बड़ा ब्लॉक हमारे पास फ्री स्पेस का अवेलेबल हो जाएगा। जैसे हम किसी मतलब के शॉपिंग बैग में या किसी जैसे बड़े बड़े बैग्स या बोरे शोरे जिसे हम कहते हैं, बोरे के अंदर कोई सामान डाल रहे हो, तो उसको जैसे 2-3 दफ़ा ऐसे हम पकड़ के खींचे ऊपर नीचे या थोड़ा मूव करें, या ज़मीन पे पटक पटक के 2-3 दफ़ा जब मारते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारे पास जो भी सामान हो वो थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है और ऊपर स्पेस खाली बच जाती है, और फिर उस शॉपिंग बैग में हम एक कोई मज़ीद एडिशन या नई चीज़ डाल लेते हैं। तो ये मेमोरी का भी ऐसे समझ लें कि कॉन्सेप्ट के जितने भी फ्री स्पेसेस हैं उनको अलग से निकालें, और यूज स्पेस को जो है स्टार्टिंग वाले जितने भी चंक्स हैं वहाँ तक मूव कर दें, और एंड पे फ्री स्पेस को जो है साइड पे कर लें। तो इससे क्या होगा, हमारे पास नए प्रोसेसेस लोड करने के लिए जगह भी बन जाएगी, और जो ऑलरेडी डाटा राइट हुआ पड़ा होगा या डाटा पड़ा होगा उसको एक्सेस करना भी आसान हो जाएगा। और हमेशा ध्यान में रखिए कि जब रैम फ्री अवेलेबल होगी तभी सिस्टम तेज़ चलता है। अगर रैम फुली लोडेड हो तो उस दौरान सिस्टम भी स्लो होने लग जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोगों को जो है फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट जो है समझ आ गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, तो आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।